हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए आप हम लोग पिछले 2 दिनों से बराबर मणिपुर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आज क्वेश्चन मुझे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पिछली 2 वीडियो को देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मणिपुर पे क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो किस बेस पे बनेगा और कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास। ये है सेंटर विल इंश्योर एक्सक्यूशन ऑफ पैक्ट विद क्यू की। ये कौन कह रहे हैं? बीरेन साहब कह रहे हैं अपने, ठीक है। तो कल मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, मैं एक्चुअली में उनको तमिलनाडु से बोल दिया था, वो तमिलनाडु नहीं मणिपुर, ठीक है भाई, मिस्टेक हो गया। तो अब देखते हैं क्या इसमें क्या है। ये अमित शाह से मिले हैं, ठीक है। तो अमित शाह ने इनको प्रॉमिस किया है, यानी कि क्या प्रॉमिस किया है देखिए आप। मणिपुर चीफ मिनिस्टर एंड बीरेन शाह ऑन मंडे सेड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैड प्रॉमिस दैट, क्या प्रॉमिस किया? सेंटर वुड इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट विद कुकी इंसर्जेंट ग्रुप इन द हिल एरिया। यानी कि प्रॉमिस किया है क्या, किसके लिए? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए पढ़ने के लिए क्या है, ये आपने वर्ड नहीं सुना होगा तो आप इसको पहले से समझिएगा। सस्पेंशन यानी कि इसको बोल देंगे SOO, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। अब क्या है इसमें हमारे लिए समझने के लिए क्या है, तो सबसे पहले आप ये समझिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन किसके लिए है? मणिपुर में। पहले तो आप स्टेट समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्या हुआ था, ये पैक्ट जो साइन हुआ था कब? 22 अगस्त 2008 को, ठीक है। विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इनिशिएटिंग पॉलिटिकल डायलॉग के लिए, ठीक है। और इसमें क्या था हमारा, तो क्या था इसमें? अच्छा, इसमें जो आपका सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस में AB माथुर एक्चुअली में इनके नेतृत्व में था, ठीक है। किनके नेतृत्व में था ये? आपके AB माथुर। तो इतना आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता रखना है कि एक्चुअली में ये 2008 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई किसकी? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की। और इसमें क्या था कि कुकी संगठन जो शुरू में एक अलग कुकी राज्य की मांग कर रहे थे, वो एक कुकी लैंड क्षेत्रीय परिषद में आ गए, ठीक है। किस में आ गए? कुकी लैंड क्षेत्रीय परिषद में आ गए, जिसके पास वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां मणिपुर विधानसभा और सरकार से कैसी होंगी? स्वतंत्र होंगी। यानी कि कुल मिला के कि वो फ्रीडम की बात कर रहे थे। कौन? कुकी वाले, कुकी ट्राइब्स पीपल्स, ठीक है। तो इसमें यही है, कुकी इंसर्जेंट ग्रुप वायलेंट ग्रुप रूल्स ऑफ सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट एलएस मणिपुर CM ऑफिशियली से विथड्रॉ ऑफ पसपा और हटें। और देखिए इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि आपका क्या था कि देखिए एक इसमें और चीज़ थी हमारे लिए पढ़ने के लिए थी, वो था पैबी मूवमेंट। तो पैबी मूवमेंट एक्चुअली में क्या था कि मैती समुदाय के अंतर्गत था, और इसमें 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ द अपस्पा। और उसके बाद 1980 में ड्रग्स एंड आपका क्राइम्स के अगेंस्ट था, ठीक है। बाद बाकी हमें पता है कि इसमें 3 ट्राइब्स पाई जाती हैं, कुकी, मैती एंड कुकीचिन। और इनमें सबसे ज़्यादा संख्या हमारी किसकी होती है? मैती समुदायों की। तो यही चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसे हमें अब नहीं देखना है, आगे चलते हैं फिर हम। अब देखते हैं आज का एडिटोरियल, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अपने अपने द हिंदू हाउ टू रीड प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि हमारे 2 3 4 वीडियो के बाद ये 5वीं वीडियो है। इसमें अब हम समझते जा रहे हैं कि एडिटोरियल को हमें कैसे समझना है, ठीक है, और उसको कैसे रीड करना है। इसी बात को लेकर चलते हैं हम। क्या है हमारा, देखिए द मेन चैप्टर ऑफ हाउ हिंदुत्व सी इन द पास्ट। मेन चैप्टर क्या है कि पास्ट में हिंदुत्व कैसा दिखता था, ठीक है। अब देखिए मैं बताऊं, आजकल अभी अभी आपने देखा होगा ये जो आदि प्रेस मूवी आई है। हालांकि देखिए मेरा यही कहना है कि यार जो चीज़ है कम से कम उसे उस भाषा में तो तोलिए ना। ये क्या हुआ कि आपने उसे बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, बिल्कुल ही अलग कर दिया, ये तो किसी को राइट ही नहीं होना चाहिए। उसमें बड़े आप देख रहे हैं, शायद देखा होगा, बहुत से स्टूडेंटों ने देखी होगी उस मूवी को, तो उसमें बड़ी अजीबो तरीके से भाषा पेश की गई है ना। जैसे तेरी जली, है ना, ये तो सब ये एक बुक बोलते हैं ना, ये छपरी भाषा होती है। छपरी भाषा का यूज़ करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी भाषा शायद हमारे राम ने और हमारे हनुमान जी ने ऐसी भाषा का यूज नहीं किया होगा। और उस टाइम तो आई थिंक आपका संस्कृत जो है प्राचीन भाषा है हमारी, तो उस भाषा का यूज़ किया गया था। कुल मिला के ये कि लोग TRP बटोरने के लिए कुछ भी करते रहते हैं,
ठीक है, आगे देखते हैं। तो द मेन चैप्टर ऑफ हाउ हिंदुत्व सी इन द पास्ट, तो इसमें शशि थरूर, इनका नाम सुना होगा आपने, काफ़ी फेमस है ये। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पास्ट में हिंदुत्व कैसा दिखता था। देखिए पूरे एडिटोरियल में आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें ये क्या आ गया है कि देखिए ब्रिटिश से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, किससे कंपैरिजन करते हैं, अगर हम ब्रिटिश से भी कंपैरिजन करते हैं तो हमें इसमें ये मिलता है कि देखिए कम से कम ब्रिटिश और मुस्लिम या फिर मुगल साम्राज्य की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें ये मिलता है हमें कि देखते हैं। देखिए क्या हुआ था कि मान लीजिए बाबर या मुगल की पीढ़ियाँ जो भी आई, तो कम से कम वो हिंदुस्तान में आके वहाँ के लोगों से शादी की उन्होंने, ठीक है, और जो भी लूटा वो पैसा वहाँ तो लगाया, पर ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया। वो लूटते ही ले गए यहाँ से, और अंत में इतनी बुरी दुर्दशा हो गई इंडिया की कि अगर आज हम बात करते हैं ना कि मतलब हम जो कहते हैं ना कि किसी को इतना दबाया गया कि आप उसे उठते उठते टाइम लग रहा है, तो वही कंडीशन अपनी हो गई है। तो इस एडिटोरियल में हमें समझने के लिए यही है कि क्या है ना कि देखिए आपके मेंस पर्सपेक्टिव से यही है कि आप चीज़ों को जब कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द इंडिया एंड बिटवीन द मुगल एंड ब्रिटिश, देन यू फाइंड दैट कि या मुगल जो पीढ़ियाँ थी उन्होंने कम से कम वहाँ से लूटा पैसा, ठीक है, और उसके बाद जो पैसा लूटा उसको कम से कम इंडिया में तो लगाया, है ना, इंडिया में लगाया। उसके बाद देखते हैं हम क्या है कि वहीं की लोकल उन्होंने अपनी शादियाँ की, ठीक है, उनके साथ बस गए। बट उन लोगों ने क्या हुआ था, देखिए पुर्तगीज़ में जब पुर्तगीज़ की बात करूँगा मैं आपको, तो पुर्तगीज़ में आप देखते हैं इसमें थे, आपने नाम सुना होगा अच्छी तरीके से, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नहीं पढ़ा तो उसको समझ लीजिएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का क्या सीन था भाई, देखिए ये होता है ना, उन्होंने ये कहा था कि देखिए क्या था, वो अपने आप को रियल फाउंडर मानते थे पुर्तगीज़ के, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, और उसने हेडक्वार्टर भी अपना काम बना लिया था कोचीन में। देखिए इसने क्या किया था कि लोकल वाइफ ले लो आप, इनक्रेज किया था जो भी, मतलब आप देख रहे हैं ना किस तरीके से लोकल वाइफ ले लो आप, लोग जैसे कहते नहीं है कि परमानेंट आपकी वाइफ तो है ही, बट आप लोकल वाइफ भी ले सकते हो इंडिया में। तो ये चीज़ें सब करने का काम कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भी किया था। तो कुल मिला के ये कि उनसे हटके तो थे ये मुगल, और आप देख रहे हैं कि जो भी मुस्लिम समाज थी, तो ये कोई माइंड मत करिएगा, पर जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है। और फिर देखते हैं एक्चुअली में अल्फांसो ने कई चीज़ें अपने इंट्रोड्यूस कर दी थी, जैसे परमिट सिस्टम है, तम्बाकू कैश्यू नट है ना, और उसके बाद आपका आ जाता है कैश्यू, और भी चीज़ें थी, और इसने वो बीजापुर के सुल्तान से गोवा ले लिया था, है ना। और बट हाँ एक अच्छा काम कर दिया था, एक अच्छा काम भी किया था, वो उसकी भी तारीफ करी जाएगी भाई, सती प्रथा का इन्होंने क्या कर दिया था, एबोलिश करने की बात कही थी, ठीक है। अब देखिए इस एडिटोरियल में आपको औरंगजेब का भी जिक्र किया गया है। तो देखिए औरंगजेब ने देखिए कई मंदिरों को नष्ट करवाया, है ना, बट हाँ ये भी तो कह उसके उसके टाइम पे ये भी तो कह सकते हैं ना कि कहीं आप जो है हिंदू पृष्ठ थे उनको चांस मिला था पनपने का, है ना। बट हाँ कुल मिला के यह है कि अब देखिए ऐसे इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो है अकबर, जो आपकी महाराणा प्रताप के बीच जो भी फाइट हुई थी, तो उसमें भी तो अकबर के जो सेनापति था वो भी तो एक हिंदू थे, उनका नाम था राजा मान सिंह, पढ़ा होगा आपने, राजा मान सिंह, है ना, इसी तरीके से पढ़ा होगा आपने राजा मान सिंह, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि यही चीज़ें हैं कि इस एडिटोरियल में हमें समझने के लिए यही है कि जब भी कंपैरिजन बिटवीन आएगा तो हम इस चीज़ को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। और आगे क्या है ना कि इसमें देखिए मैं बताऊं आपको, जब भी इस एडिटोरियल में ज़्यादातर आपका हिस्ट्री से रिलेवेंट दिया है, जो आपका जिसमें आपको मुग़ल से थोड़ा पढ़ना होगा। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि मान लीजिए कि किसके टाइम पे क्या हुआ और किसके टाइम पे कौन सी लड़ाई लड़ी गई, तो एक बार आप क्या करेंगे ना कि जो मुग़ल चैप्टर है ना आपका मुग़ल, तो इसको मुग़ल के जितने भी आपके जितने भी उसमें रूलर रहे हैं उनको बारे में आपको एक बार पढ़ना है। बाद बाकी तो इसमें इतना ही समझने के लिए आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम। और देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें क्या है ना, देखिए अब ये एक्चुअली में क्वेश्चन इस टाइप के इसलिए और उठ रहे हैं कि अभी कई बार देख रहे हैं, कहीं ऐसा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी चलती रहती है, तो इस टाइप के एडिटोरियल की यही ज़रूरत पड़ी। तो इसमें आपको क्या करना है कि मुगल वाला चैप्टर एक बार पढ़ लेना है। बाद बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटिश और उसमें आपको जब भी जो कंपैरिजन करने की बात आएगी तो उसको कैसे करना है आपको, ओके। अब देखिए आगे क्या है, ये है लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ फ्यूचर रेडी डिजिटल इंडिया, मतलब भविष्य के लिए तैयार डिजिटल भारत की नींव रखना, ठीक है।
इसका तो पहले तो आप ये समझ लिए क्या है। अब देखिए मैं क्या बताऊँ आपको, ये 23 साल पुराना अपना एक नियम था जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है, मंत्रालय ने क्या हुआ है, इसको चेंज करने की बात कही है और इसकी जगह अब वो डिजिटल इंडिया बिल लेके आना चाह रहे हैं। क्या लेके आना चाह रहे हैं? डिजिटल इंडिया बिल, ठीक है। डिजिटल इंडिया बिल में क्या रहेगा आपके लिए, देखिए कहीं एक्चुअली में क्या होता है ना कि आपके डिजिटल क्षेत्र में कई ऐसी चुनौतियां आती हैं हमारे सामने, जिनको निपटने के लिए ना हमें एक ऐसे बिल की आवश्यकता है जो बिल इन चीज़ों को क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ठीक है। और देखिए इससे क्या है ना, जैसे आपका, और ये मसौदा डिजिटल इंडिया बिल का आपका जून के लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी जून लास्ट ही चल रहा है, और क्या आता है इसके बारे में तब देखते हैं, इसको आगे चलते हैं अब। चलिए मणिपुर विवाद को देखते हैं। अब हमारे मोदी जी ने मीटिंग भी रख ली, ठीक है। मोदी जी होल्ड्स मीटिंग टू रिव्यू मणिपुर सिचुएशन। देखिए इस बार ना मणिपुर की ट्राइब्स है ना, शायद मुझे लग रहा है दो तीन चार वीडियो में आपकी शायद क्लियर हो गई होंगी। और क्या है ना कि ये विवाद बहुत लंबा खिंच गया। अब मोदी जी ने इसके लिए एक मीटिंग रखी, ठीक है। क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे हेल्ड ए मीटिंग मणिपुर विद सीनियर कैबिनेट कलीग इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर अमित शाह थे उसमें, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी and high ranking official. The meeting went on for more than a couple of hours of morning just after a Modi landed after his state visit of United States and Egypt. मतलब यूनाइटेड स्टेट एंड इजिप्ट से आने के बाद तुरंत ही मोदी जी ने इस मीटिंग को रख लिया है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग। और सोर्स इन द गवर्नमेंट सेड दैट मीटिंग source meeting was form of review over the situation in the Manipur after a all party meeting was held by Mr. Shah while Prime Minister was abroad। देखिए जब वो एक्चुअली में क्या है ना कि मैं बताऊँ आपको इसमें समझने के लिए, आपके लिए क्या है कि अब जो भी जैसे कल हमने पढ़ा था एडिटोरियल में कि 125 आई थिंक थी और 45 डिस्प्लेस हो गए थे। 125 आई थिंक डेथ हो गई एंड 45,000 लोग डिस्प्लेस किए थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो उसके लिए अब यही है कि एक्चुअली में जो डेथ हो गई उनको कुछ ना कुछ मुआवजा, और जो डिस्प्लेस हुए हैं उनको अपनी जगह रिप्लेस कराने के लिए ये सारी बातें होंगी अब, है ना। और यही है फ्यूलेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ लॉसेस इन वायलेंस दैट हैड बीन ड्रिंकिंग इन द स्टेट सिंस अर्ली मे वर आल्सो गॉन ओवर। ये फाइनेंशियल रिलीफ भी मिलेगा, है ना, फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज। वही मैं कह रहा था, कुड आल्सो भी इन वर्क फॉर द स्टेट लुकिंग एट द लॉस ऑफ लाइफ एंड मटेरियल इन एरोजन द राइट्स ऑन संडे इवनिंग। अब देखिए ये संडे वाली हमने पढ़ी थी एडिटोरियल में कि एक्चुअली में उस दिन बीरेंद्र सिंह मिले थे, ठीक है। और द हिंदू को क्या बताया था कि कुकी और मैथी से हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। कौन? एन बीरेंद्र सिंह ने बोला था ये, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास टॉपिक, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सेंड नोटिस टू महाराष्ट्र ओवर ए टॉर्चर ऑफ 11 वर्कर्स। अब देखिए महाराष्ट्र को नोटिस भेजा है किसने? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने। किसके लिए? टॉर्चर ऑफ 11 वर्कर्स। अब ये तो आपके मतलब की न्यूज़ नहीं हुई भाई, तो आपके मतलब की न्यूज़ क्या हुई? आपके मतलब की न्यूज़ हुई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो अब हम इसको देखेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अच्छा अब हम देखते हैं देखिए पढ़ने के लिए जो था, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मान लीजिए महाराष्ट्र के पास भेजा, तो इसको तो हमें नहीं पढ़ना है, इसका तो हमारे कोई नीड नहीं है। बट हमें पढ़ना क्या है भाई? हमें पढ़ना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आप देखेंगे, पहली बात तो ये कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कैसी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है। अब इसी की तरह एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है और एक ये स्टेट में होता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या होता है हमारे पास, कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अब देखिए कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं जहाँ पे हम लोग, देखिए आज मैं क्वेश्चंस कम दे रहा हूँ, कारण ये है कि मेरा थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ गया है, इसलिए मैं आज क्वेश्चन नहीं दे रहा। बट हाँ क्वेश्चन अपने कंटिन्यू चलेंगे भाई, इतना याद रखना, ठीक है। ये आज मैं क्वेश्चन कम दे रहा हूँ। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना आपका, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे, और देखिए अब ये एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया सेंटर में, और ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे आपको इस ग्राफ में समझाने की कोशिश की है, इसको ग्राफ को अच्छी तरीके से समझूंगा, बढ़िया तरीके से याद करना है हमको। देखते हैं क्या है
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसकी टाइप ऑफ बॉडी, ये कैसी बॉडी है, ये मल्टी मेंबर बॉडी है। एमएम का मतलब है मल्टी मेंबर बॉडी। एमएम का मतलब क्या है आपका, मल्टी मेंबर बॉडी है। और कब स्टेबलाइज हुई, 1993 में। देखिए दोनों ही मल्टी मेंबर बॉडी हैं और कब स्टेबलाइज हुई, 1993 में। ठीक है। अच्छा, इसमें मेंबर क्या होता है, आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मेंबर देखेंगे आपका, देखिए एक तो आपका चेयरमैन होगा, ठीक है, 6 मेंबर होंगे और 7 एक्स ऑपोजियो मेंबर होंगे। तो 6, एक तो आपका चेयरमैन हो गया, 6 मेंबर हो गए, 7 एक्स ऑपोजियो, ठीक है। और स्टेट ह्यूमन राइट, देखिए कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसमें आपका चेयरमैन होगा और 2 मेंबर होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं मेंबर की, ठीक है। तो मेंबर में देखिए आपके कौन होगा, रिटायर्ड ये होंगे, रिटायर होंगे आपके कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। इसका क्वेश्चन बन चुका है, कब 2004 में क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में चेयरमैन कौन होते हैं। तो चेयरमैन का जवाब होगा आपका देखिए चेयरमैन हम पढ़ चुके पहले ही, मेंबर में मल्टी मेंबर बॉडी है तो कॉमन सी बात है, उसमें मेंबर बहुत ज़्यादा मल्टी होंगे। तो इसमें चेयरमैन आप देखते हैं तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ के होंगे, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करेंगे तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहाँ के, हाई कोर्ट के। समझ रहे हैं ना आप। तो कुल मिला के ये देखिए, मैं इसको नोट्स के थ्रू आपको क्लियर और करते जा रहा हूँ कि आपको उसको समझना कैसे। अदर मेंबर की बात करेंगे तो देखिए आपका सीनियर रिटायर्ड जज होंगे, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के, और सीनियर रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, और 3 अदर मेंबर और होंगे, 3 अदर मेंबर होंगे, और एक सीनियर रिटायर्ड जज होगा, सीनियर रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और सीनियर रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के होंगे। इसी तरीके से इसमें भी होगा, देखिए स्टेट ह्यूमन राइट में भी सेम डिक्टो वही है, इसमें भी सीनियर रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के, और आपके डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो जो 7 साल का, इनको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सो मोटो की बात करें तो दोनों के पास सो मोटो पावर होती है, यानी कि सेल्फ खुद की पावर होती है। सिविल कोड की बात करेंगे तो वो भी दोनों के पास खुद होती है। एनुअल रिपोर्ट की बात करेंगे तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। बट आपका एनुअल रिपोर्ट की बात करेंगे, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ये किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब देखिए अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट देखिए नेशनल ह्यूमन राइट को कौन करेगा, प्रेसिडेंट, सीधी सी बात है, और इनको कौन करेगा, गवर्नर करेगा। और टर्म और एज की बात है, वो क्राइटेरियन इनको दोनों का सेम है, 370 है और 370 है। रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता, बस इतना याद रखना है आपको। याद रखने के लिए आपके पास क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की मैं आपको बता दूं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। चलिए, अब क्वेश्चंस अगर आपके पास कभी भी बनता है, अब आपको इतना पता है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ना, CIC है, SIC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, CBI है, इन किसी का भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो आपको इतना तो पहले अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना है। रिमूवल की बात करेंगे तो देखिए रिमूवल कौन करेगा इनका, भाई सीधी सी बात है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंटमेंट किसने किया, प्रेसिडेंट ने, तो वही उसको रिमूव कर देगा। बट हाँ, कंडीशन आपको याद रखनी है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को आपको अपॉइंट किया था किसने, गवर्नर ने, और इनको रिमूव करने का काम किसके पास होगा, प्रेसिडेंट के पास। सैलरी देखेंगे, सैलरी कौन डिसाइड करता है, सैलरी हम देखेंगे तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की आपकी हो गई स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको याद करने के लिए क्या पॉइंट है, देखिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि 1993 वाला ये क्वेश्चन बन चुका है दोनों ही, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और ये कैसी बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है। ये भी आपका अगर ऑप्शन में आ जाता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी, इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, इज़ नॉट ए मल्टी मेंबर बॉडी, नॉट आ जाए तो वो गलत हो जाएगा, आपका ध्यान रखना क्योंकि ये मल्टी मेंबर बॉडी है। और इसमें आपका देखिए एक चेयरमैन होगा, 6 आप देख रहे हैं कौन है आपके मेंबर होंगे, और 7 आपके एक्स ऑफिसियो होंगे। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी एक चेयरमैन होगा और 2 आपके मेंबर होंगे। चेयरमैन की बात करेंगे तो वो चेयरमैन कौन होगा भाई, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का होगा, और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ का, हाई कोर्ट के होंगे। अदर मेंबर की बात करेंगे तो सीनियर रिटायर्ड जज होंगे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के, और सीनियर रिटायर्ड जज होंगे कहाँ के, हाई कोर्ट के, और 3 अदर मेंबर और होंगे। अच्छा, इसी तरीके से सीनियर रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट जज जिनको 7 साल का एक्सपीरियंस हो, ये किस में होंगे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में। सो मोटो की बात करें तो दोनों के पास यस है, सिविल कोर्ट भी होता है, ठीक है। और एनुअल रिपोर्ट देखिए कोई क्वेश्चन ज़्यादातर ना ये सो मोटो और सिविल कोर्ट पे तो नहीं पूछा गया है, बट हाँ एनुअल रिपोर्ट ये जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सौंपती है, तो इसमें आपको पता करना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है, वो सौंपती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा, अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो कौन करता है, नेशनल ह्यूमन राइट को प्रेसिडेंट, और स्टेट ह्यूमन राइट को कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। टर्म एंड डेज की बात करेंगे तो 370। रिपोर्टमेंट की बात करेंगे, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का रिपोर्टमेंट नहीं होता, तो ये आपका हो गया
रिमूवल की बात करेंगे तो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, किसको, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। भाई उन्होंने अपॉइंटमेंट किया, वही हटाएंगे, बट हाँ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में उसको अपॉइंट करने का काम गवर्नर का है, बट उनको हटाने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है, ठीक है। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी आप देखेंगे कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, और आपका देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की सैलरी डिसाइडेड करती है। देखिए मैं आपको बता दूं, कल हमने 5th शेड्यूल को पढ़ा था, शायद आपको याद हो, ठीक है, और 5th और 6th शेड्यूल में तो मैंने उसमें आपको ये बताने की कोशिश की थी कि 5th वाले शेड्यूल में क्या होता है आपका, कि ट्राइबल पीपल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव और उनको कंट्रोल करने की बात कही गई, ठीक है। और 6th शेड्यूल में क्या है, वो 4 स्टेट हैं जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट है, तो उन 4 स्टेटों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं मुझे, कौन कौन सी 4 स्टेट हैं, ठीक है। अब क्या है, ये है अंडरस्टैंड दी बगनेर म्यूटनी, है ना। अभी बगनेर म्यूटनी क्यों हो रही है यार, ये बगनेर कौन, बगनेर ग्रुप है क्या, मैं बताऊँ आपको, क्या है ना कि ये प्राइवेट आर्मी है, प्राइवेट आर्मी है किसकी, रशियन की, ठीक है। इन लोगों ने पहले तो इनको यूक्रेन के खिलाफ लड़ाया, अब ये आपस में बढ़ गए। आपस में क्यों बढ़ गए, कारण क्या है मैं बताऊँ आपको, क्या है ना कि इस म्यूटनी में ये एक्चुअली में मैं बताऊँ आपको क्या है ना कि बगनेर जो ये ग्रुप है ना, ये कब, ये 2014 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। और इसमें तकरीबन 5-6 हज़ार लड़ाके हैं, है ना। और इसने अब देखिए इन लोगों ने कई जगह इनको अलर्ट कर रखा था, कई जगह इनके ग्रुप बटे हुए थे, जैसे कि सीरिया है, लीबिया है, अफ्रीका है, मध्य पूर्व में है, ठीक है, कई जगह हैं ये। और एक स्पेशल नाम और दिया गया था एक्चुअली में, पुतिन के सेफ भाई कौन है, इनका नाम है, आप देखेंगे एक बार, इनका नाम है आपका प्रोगजिन, आपने सुना होगा प्रोगजिन, जो कि एक्चुअली में अभी इसको लीड कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये अब इसमें देखिए आपके लिए ये इनमें फाइटिंग हो रही है, इंटरनली है ना, रसिया एंड यूक्रेन में। क्या है ना, पहले आपने भाड़े की एक सेना रख ली, अब वो भाड़े की सेना से आपने कुछ कोई भी मान लीजिए किसी भी बात कमांड करने के लिए आपने बोला, तो उन्होंने वो नहीं आपकी सुन के वो आपके विरुद्ध ही हो गई। तो कुल मिला के ये देखिए इसमें आपके पढ़ने के लिए क्या है ना, पहले तो आपको बस इतना सा देख लेना है इसको, उसके बाद आपके लिए क्या है, इसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री जरूर देखनी है मैपिंग में, क्योंकि आप देखिए मैं बताऊँ पहले क्लियर कर दिया, अभी मेंस बेस पे नहीं देख रहे हैं हम, मेंस बेस नहीं देख रहे हैं अभी, हम क्या देख रहे हैं, ओनली पीटी बेस। तो पीटी बेस में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब हम इसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री देखें, सिर्फ और सिर्फ किसकी, रसिया की। देखते हैं आगे हम, तो कौन सी है हमारे पास, देखते हैं, फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, इधर जापान है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अलास्का। तो देखिए मैं बताऊँ आपको, इधर पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, है ना, आर्टिक ओशियन। अब इसमें आपको ये बॉर्डर कंट्री है, मॉस्को उसकी क्या कैपिटल है, ये आपको जरूर याद करना है, फिनलैंड, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, यूनाइटेड स्टेट, चाइना इधर आपका। तो कुल मिला के आपकी ये बॉर्डर शेयरिंग कंट्री आपको एक बार देख लेनी है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो उनका इंटरनली विवाद है, इंटरनली विवाद को तो मीडिया हाईलाइट करेगा, बट आपके वो मेंस पर्सपेक्टिव से जब भी आप किसी भी भाड़े या प्राइवेट आर्मी को रखते हैं तो उस बीच क्यों फाइटिंग होती है, आई थिंक वो मेंस वाला हम बाद में देखेंगे, पहले हमें पीटीस की कम से कम बॉर्डर शेयरिंग कंट्री तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही समझना है, ओके। तो आज इसी सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और आपको कुल मिला के ये देखिए चैनल को यार सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिया करो। और अब देखिए अपन का क्या चल रहा है ना, अपन सीधे चल रहे हैं इस चीज़ पे कि पहले हमें प्रीलिम्स बेस के हाउ टू रीड हमने देखा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्लो प्रोसेस में हमें कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो अभी हमारा वही चल रहा है। और आज भी अब देखिए एडिटोरियल मंडे से मैंने बोला था, तो मंडे से एडिटोरियल को हम अच्छी तरीके से और उससे बियॉन्ड जा रहे हैं, तो वो चीज़ हमें देख के चल रही है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिया करो, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस वीडियो को बनाने में। ओके, थैंक यू सो मच।